नाजरीन, ये है रेडलाइन। एक पठान मूवी बनी हिंदुस्तान में और आज इमरान मूवी बनी इस्लामाबाद में। इमरान खान 4 अदालतों के सामने टेक्निकली पेश हुए, जिनमें से 3 में से इनको जमानतें मिल गईं। एक ने पेशी पर हाजिरी न करने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए, लेकिन वो कि मामला इतना अहम नहीं है, तो एक दो तीन जमानतें लेके इमरान खान गए, शाहाना अंदाज से आए और फातिहाना अंदाज से लाहौर वापस पहुंच गए और अब उनकी हर तरफ हो रही है बल्ले बल्ले। कोर्ट के अंदर बहरहाल मामलात सिर्फ इमरान की ज़मानत के नहीं, कोर्ट के अंदर बड़ा फैसला कि पंजाब और KPK के अंदर जो इंतखाबात का माहौल है वो क्यों नहीं बन पा रहा। 5 रुकनी बेंच जो 9 रुकनी था श्रिंक होकर छोटा हो गया। उसने इसरार किया कि इसी बेंच के ज़रिए हमने इतना बड़ा आइनी मामला तय करना है। सियासी जमातों को मौका दिया गया कंसल्टेशन का, जवाब कुछ नहीं आया। हम इस मामले पर बात करते हैं। हमारे पास आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं, वज़ीर कानून है, सियासत को भी समझते हैं, वो बेंच को भी समझते हैं और वो बार को भी समझते हैं और हुकूमत की नुमाइंदगी भी तो ज़ाहिर है वो कर रहे हैं। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। हम जी आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही हम नाजरीन को उस तमाम बहस के अंदर उलझाएंगे जो आज सारा दिन वो सुनते रहे। हम बुनियादी सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं और ना इस कोर्ट के जो मुमकिन डिसीजन है उसको प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सिनारियो बिल्ड करना चाह रहे हैं। आज़म साहब ये फरमाइएगा, कोर्ट का जो भी फैसला आया, उसने जो भी डायरेक्शन दी, एक तो ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत उस पर एतराज़ तो नहीं करेगी, उसको मान लेगी जैसा भी फैसला हुआ? जी तलत साहब, देखिए ये मेरे ख्याल में अदालती फैसलों के बारे में ये चॉइस आपके पास होती नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर आप हुकूमत में हो, आप अपोजिशन में हो तो सूरत हाल और है। हुकूमत में होते हुए मेरे ख्याल में मैं गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए मेरे पार्ट पे बड़ा गैर मुनासिब होगा कि जितना तकलीफ दे हो, जितना दुखी दिल के साथ हो, जितने बोझल दिल के साथ हो, फैसला जो भी आए, अच्छा बुरा, मेरे ख्याल में हुकूमत को उसे मानना ही पड़ता है, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारियां कुछ और हैं। जो आपने अभी तमहीद में बात की, वो बात किसी हद तक नहीं बल्कि यकीनन बहुत वज़नी है। हमने माजी में भी देखा कि अदालती फैसलों के बारे में जो सवालिया निशान या उंगलियां उठती हैं, या जिस पे थोड़ी सी यूं कह लीजिए कि वो भवें ऊपर आती हैं, आईब्रोज रेज होती हैं, वो इसी वजह से होती है ना। ये जो बेंचेस की तश्कील और ये मामलात है, एक अहम तरीन मामला है पाकिस्तान में आम इंतखाबात के होने का। और देखिए, अगर ये आम इंतखाबात अलग अलग होते हैं, 2 हिस्सों में होते हैं, सेंसस से पहले और बाद में होते हैं, जो आज कानूनी और वाक़याती सवालात उठाए गए, तो जिस किस्म के हालात से मुल्क आज 2-4 है, हमारी इकॉनमी और वो सारी चीज़ें, यकीनन ये मुल्क के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। आज अगर काश के अदालत 1 घंटे की बजाय 2-3 दिन का टाइम देती और पॉलिटिकल पार्टीज को हुक्मन ये कहती कि आप बैठें और इसमें वाया मीडिया तलाश करें कि इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं 2 माह 3 माह बाद, मैं बिल्कुल बड़ी मोहतात स्टेटमेंट दूंगा कि आइन सबसे बालातर है और आइन की एडहेरेंस होनी चाहिए 100%। लेकिन थोड़े से जो मजमूई हालात हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, चाहे वो मुल्क की मईशत है, चाहे वो मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो सियासी कल्चर है, चाहे वो टेम्परेचर है, हीट है, वॉट एवर इट इज़, उनको थोड़ा ज़हन में रखना चाहिए और वैक्यूम में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई अगेन कम बैक टू योर क्वेश्चन, फैसला जो भी आएगा उस पर राय ज़नी करना अपोजिशन और गवर्नमेंट का इख्तियार है, लेकिन जहाँ तक उसको मानने का ताल्लुक है, उसमें बतौर वकील और बतौर कानून के तालिब इल्म मेरे पास दूसरी राय नहीं है कि वो तस्लीम होगा। ये फरमाएगा कि अगर ये फुल कोर्ट होती और उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करता कि कल जो फैसला आएगा उसको कबूल करना चाहिए, तो फिर भी आपकी असेसमेंट यही होती जो इस वक्त थी? नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर कन्विक्शन के साथ और इससे ज़्यादा मजबूती के साथ मैं कहता कि अब हमारे पास जवाब नहीं होगा इस फैसले पे तनकीद करने का या इस फैसले पे कमेंट्स देने का। और अगर 9 रुकनी बेंच 5 रुकनी में तब्दील ना हुआ होता तो फिर भी शायद
आपका जो पहला जवाब है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता? नहीं, उस सूरत में तो मेरे बहुत सारे अंदेशे थे। मेरे लिए अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 9 से 7 क्यों नहीं हुआ और 5 क्यों हो गया। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन 9 एज इट इज़ रहता तो वो बात तकलीफ देती, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं कहा गया, ये बारहा कहा गया। और मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारी क्योंकि तरबियत बतौर वकील ये होती है कि आपने अदालत की नहीं, इंस्टीट्यूशन की एज अ होल, किसी जज की नहीं बल्कि इदारे की बहसियत मजमूई तकरीम और तौकीर और तकद्दुस का ख्याल रखना है। तो मेरे ख्याल में इदारे की तौकीर तकरीम तकद्दुस इसी में था कि अगर पहले भी माजी में भी ये फैसले कर दिए जाते, जिन्होंने रिक्यूज किया है काश वो बहुत पहले रिक्यूज करते तो आज जो टेम्परेचर्स हैं या जो गुफ्तगू है अदालत के बारे में वो मुख्तलिफ होती। अब ज़रा मुमकिन तौर पर जो सिनारियो है उस पर बात कर लेते हैं। 3 मुमकिन डायरेक्शन या हिदायत के मराकज़ हमें नज़र आते हैं। एक मरकज़ तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी हो कि आप फौरी तौर पर जितने भी दिन बच गए हैं 90 दिनों में से, उसके अंदर इंतखाबात का बंदोबस्त करवाएं, तो आपके ख्याल में कोई बड़ा आइनी मसला तो पैदा नहीं होता? अगर आप बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इसके ऊपर बात करें तो। देखिए तलत साहब, मैंने तो शुरू में बात कर दी थी, पाकिस्तान कुछ गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। मैं फिर दोहराऊंगा, गैर मामूली। और गैर मामूली एक दिन में नहीं बने। उसमें मैं नहीं कहता कि सिर्फ 3.5 साल का कसूर है इमरान खान के, लेकिन मेजर रोल अभी माजी करीब में उन्होंने अदा किया है। उससे पीछे भी चले जाते हैं, उससे पहले कई साल से जिनमें ये चीज़ें ख़राब होती आई, लेकिन हमें कुदरत ने एक मौका दिया। जब सी पैक अनाउंस हुआ, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स आई, एक नज़र आया कि एक शिफ्ट हो रही है तरक्की की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, और फिर उसमें आपने देखा कि जो पाकिस्तान की रेटिंग थी वो बेहतर होनी शुरू हुई। थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से हालात बेहतर हुए, रेट मुस्तहकम हुआ, जो गिरावट थी वो थोड़ी सी रुकी, और जो आपकी प्रेडिक्शन थी इकोनॉमिक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब इन सारे इंडिकेटर्स के साथ 23वीं 24वीं मईशत के तौर पे सामने आ सकता है, और हो सकता है कि अगर ये सफ़र जारी रहे तो ये G20 में आ जाए। फिर अचानक क्या हुआ कि इस तरह से बैक गियर लगा और इस तरह से गिरावट शुरू हुई कि वो सारे इंडिकेटर्स ही ख़त्म हो गए, और हम आज जहाँ पे खड़े हैं हम 44th-45th इकॉनमी है। और ये तो सिर्फ स्टेटिस्टिक्स हैं, जो हकायक हैं वो मेरे आपके सामने हैं। आम पाकिस्तानी शहरियों के जो हालात हैं वो हम रोज़ देखते हैं, हम उसमें से खुद भी गुजरते हैं। हम हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, शिकवा शिकायत वो सारा कुछ है। तो मैं वापस आपके आईनी सवाल के जवाब की तरफ आऊँगा कि अगर माहौल कंजीनियल हो, अगर ये पॉसिबल हो तो ज़रूर करवाएं। और पॉलिटिकल पार्टीज ने आज भी कहा है कि वो तैयार है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड नहीं करेगी, कहेगी जी मैं इलेक्शन से भाग रहा हूँ। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आपको याद होगा, मैं थोड़ी सी बात लंबी कर रहा हूँ कि 1977 के इलेक्शंस में भुट्टो साहब की मकबूलियत और उनकी जो फॉलोइंग थी वो शायद बहुत अच्छी थी। अगर निगरानों की मौजूदगी में वो इलेक्शन होता और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जीतते तो शायद उंगली ना उठाई जाती, क्योंकि वो हुकूमत में थे। इंजाम हुआ कि मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद फिर आप देखें 88 के इलेक्शन, उस पर आवाज़ उठाई गई, थोड़ी कम थी। 90 के इलेक्शन पे उंगलियाँ उठाई गई कि ये हुआ है। 94 में फिर ये कहा गया, 97 में फिर ये कहा गया, 2002 में फिर मार्शल लॉ था, वो इलेक्शन हुए। अल्टीमेटली 18वीं तरमीम के टाइम पे बैठते हुए बहुत ज़्यादा इस पर डिलिब्रेशंस हुई, और हमने वो निगरानों का एक सेटअप तजवीज़ किया जिसमें कोशिश की गई ट्रांसपेरेंसी रहे कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन मुशावरत करेंगे, वज़ीर आला और वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन मुशावरत करेगा,
अगर नहीं खत्म होती तो इलेक्शन कमीशन भी इसी प्रोसेस से लगा हुआ, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो कायम करेगा निगरानों को। ये सारी एक्सरसाइज कहाँ जाएगी? एक बंदे की जिद के पीछे ये सारी स्कीम ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 224 में, इसको हम रिडंडेंट कर देंगे और अगले आने वाले कई इलेक्शन में ये प्रॉब्लम रहेगी कि पंजाब और केपी मिला के पाकिस्तान का 70% है, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, बाकी सूबों में नहीं होंगे। और तो जाहिर है आप जो फरमा रहे हैं ये कंसिडरेशन आपकी नजर में कोर्ट के सामने होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं एज ए पाकिस्तानी और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बोल रहा हूँ। लॉ मिनिस्टर के तौर पे तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं ये बातें अगर करूंगा तो उसके 10 मतलब लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जी हुकूमत भाग रही है, हुकूमत को ये हो गया। लेकिन मैं बड़ी कैंडिड ओपिनियन इसलिए देना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के लिए सोचिए, निज़ाम के लिए सोचिए। हमने बड़े मुश्किलात से गुजरे, मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ, निज़ाम बदलने पे निज़ाम बदलना, लेकिन 2-3 असेंबलीज ने अपनी मुद्दत पूरी की, खास तौर पे 2 पॉलिटिकली इलेक्टेड असेंबलीज ने। 2002 वाली को भी पूरी कराई गई और उसके बाद हम लगा कि हम एक मैच्योर सियासत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक सियासी लीडर की जिद की अगर भेंट आप चढ़ाएंगे प्रेशर में आके, कि क्योंकि उनके मिजाज पे ग्रां गुजर रहा है कि ये निज़ाम क्यों चल रहा है, और उन्होंने 2 इलेक्टेड असेंबलीज को घर भेज के प्रेशर बिल्ड किया कि जी फॉरेन इलेक्शन। देखिए, मैं बिल्कुल आइन को मानने वाला हूँ, सर तस्लीम खम करूँगा। मेरी एक अपनी राय है बतौर इंसान के, बतौर वकील के, बतौर पाकिस्तानी शहरी के। मैं बिल्कुल दिल से ये बात कर रहा हूँ। हमने बड़ी मेहनत के बाद ये एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया और अपने मुल्क के मौजूदा हालात जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं इनको सामने रखते हुए कि न्यूट्रल पावर्स आ जाएं, वो इंतखाबात करा दें, इलेक्शन कमीशन भी इस तरह से कायम किया जाता है, हुकूमतें जो निगरान हैं वो भी इस तरह से होती हैं, कम से कम लोग उंगलियां ना उठाएं। कल को पंजाब में और केपी में सियासी हुकूमतें होंगी। 18वीं तरमीम के बाद उनके पास 80-85% इख्तियारात होंगे जो आज जो पीएम उसके नीचे इंतखाबात फिर एक और बड़ा मामला है। लेकिन मैं वक्त की कमी आड़ी आ रही है, क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल लाजमी पूछा है सदर मुमलिकत के बारे में। सदर मुमलिकत ने 3 बड़े फैसले किए हैं और तीनों के ऊपर उनको आइनी तौर पर मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो रेफरेंस भिजवाने का मामला हो, चाहे वो इमरान खान की तरफ से असेंबली डिज़ोल्व करके उसकी इंडोर्समेंट का मामला हो, और अब इलेक्शन की तारीख दे के कोर्ट के अंदर पहले वजाहतें देते रहे वज़रिया अपने वकील, और फिर कहा कि मैं इस पर नज़र-ए-सानी करूँगा। ज़रा इस पर तो रिफ्लेक्ट कीजिएगा। ये कोई आम ये कोई आपका ये नहीं कह रहा कि अटॉर्नी जनरल साहब का ओहदा जो है वो बड़ा वो कम वक़्त वाला है, वो भी बड़ी वक़्त वाला है, लेकिन ये सदर मुमलिकत हैं, तो ज़रा आज जो उनकी तरफ से इंदिया आया कि वो रिव्यू करने को तैयार है, उसके ऊपर भी असेसमेंट दीजिएगा। देखिए, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है कि सर 1-2 चीज़ें आप भूल गए हैं। उन्होंने जमहूरी और आईनी तरीके से इलेक्ट होने वाले वज़ीर आज़म से और उनकी काबीना से हल्फ लेने से भी इनकार किया था, और उन्होंने एट टाइम्स और इस तरह की छोटी छोटी बातें की हैं जो कि सदर के मनसब के खिलाफ है। मैं तो आज क्योंकि आपसे बिल्कुल कैंडिड गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं बतौर वज़ीर कानून नहीं बात कर रहा, मैं कानून के तालिब इल्म के और एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये बैकग्राउंड सामने रखें तो मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को इस ओहदे से अलग कर लेना चाहिए अपने आप को, और उन्हें खुल के सियासत करनी चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक वर्कर के तौर पे, और उन्हें उम्मीदवार होना चाहिए दोबारा अपने हल्के से वो कौमी असम्बली का इंतखाब लड़े। देखिए, जब आप आईनी जिम्मेदारियां संभालते हैं ना, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बातें करते हुए तकलीफ महसूस हो रही है, और मैं वजाहत के लिए ये बार बार कह रहा हूँ कि मैं बतौर वज़ीर कानून मेरे ये जज्बात नहीं है। उसके लिए शायद मुझे बड़ी वेल वर्डेड और बहुत टेम्ड किस्म की स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है, जो आईने पाकिस्तान में जिसको कंसीव किया गया और उसको पेश किया गया, मेरे सदर मुमलिकत जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर रहे। वो
पार्टी सियासत से अपने आप को अलग नहीं कर रहे, वो जुबान बोलते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उन्हें देती है, और उसमें वो अपने ओहदे से नीचे आके काम करते हैं, ओहदे को बड़ा नहीं करते। चलें, इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और मामला है, मुतनाज़ा है, सदर मुमलिकत से तो नहीं जुड़ा हुआ लेकिन मामला कानूनी और आइनी है। आज नेक्स्ट इन लाइन जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा, सीनियर मोस्ट जज, उनकी तरफ से भी बेंचेस की फॉर्मेशन के ऊपर एतराज़ उठाया गया, बेंचेस के अंदर तब्दीली पर एतराज़ उठाया गया, जिस तरीके से केसेस लगते हैं उन पर एतराज़ उठाया गया, और एक हैरान कुन डेवलपमेंट कि आज उन्होंने जो केसेस लगे थे वो सुनने से इनकार कर दिया। बतौर लॉयर और सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ज़रा इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा, इससे हम क्या मतलब अखज़ करें, हम जैसे लोग जो आपके ज़रिए या आप जैसे लोगों के ज़रिए आइन और कानून को समझते हैं, जब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द चीफ जस्टिस ये कह रहा है, तो हमें क्या समझना चाहिए, क्या हो रहा है? तलत साहब, बड़ी तकलीफ से सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उन पे जब भी बात करें तो हमें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही जो आपने बात की है, बतौर पार्ट ऑफ द बार बॉडीज और बतौर वकील के, मेरे लिए ये बात तकलीफ दे है कि अदालत की जो रोज़मर्रा की वर्किंग है और ख़ास तौर पे जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना, उसमें हमेशा जो सरबराह होते हैं उन्हें खुले दिल के साथ फैसले करने चाहिए। ठीक है कि जो हमारे मौजूदा रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हैं वो इदारे के सरबराह को यानी चीफ जस्टिस साहब को बहुत खुले इख्तियारात देते हैं, लेकिन उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए क्या ही अच्छा हो और ये बहुत बेहतर हो इदारे के लिए और निज़ाम के लिए अगर चीफ जस्टिस साहब उन इख्तियारात को मुशावरत के साथ इस्तेमाल करें। और बिलखसूस जो एक ट्रेडिशन रही है, और मैं कहूँगा कि ये एक बड़ी सुनहरी रवायत रही है कि जो चीफ जस्टिस आए हैं जिनके बारे में टीवी प्रोग्राम्स नहीं होते, जिनके बारे में तनकीदें नहीं होती, उन्होंने इदारों को बड़ी खुले दिल के साथ और मुशावरत के साथ चलाया। एंड आई होप कि इंशाअल्लाह अजीज मामलात इसी तरह चलेंगे, जिनमें मुशावरत होगी, लोगों को साथ लेके चलने की बात होगी, ताकि इदारे की जो तौकीर और तकरीम है उसमें इजाफा हो। आज़म नज़ीर दारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि वज़ीर कानून हमें बहुत सारी चीज़ों की वजाहत दे रहे थे, लेकिन वज़ीर कानून की हैसियत से नहीं, एक सीनियर लॉयर की हैसियत से और कानून के तालिब इल्म की हैसियत से। बहरहाल जो आरा साहब ने आई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर लगी हुई हैं कि कल वो इस कॉम्प्लेक्स तरीन मामले के अंदर से क्या ऐसा रास्ता निकालेगा कि वो सबको काबिल कबूल हो, आइन भी पामाल ना हो, इंतखाबात भी हो जाएं। ये एक ज़ाहिरन इम्पॉसिबल इक्वेशन लगती है। तो कल हम देखेंगे कि फ़ैसला क्या आता है। 11 बजे का वक्त उन्होंने दिया हुआ है। सियासतदानों के लिए बहरहाल आज का दिन जो है वो मुश्किल था। कोर्ट के अंदर जब मामला जाते हैं तो सियासतदानों के सर नीचे होते हैं, बिलखुसूस अगर मामला इंतखाबात का हो। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कमर ज़मान कारा साहब जो मुशीर हैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे बात कर रहे होंगे। उनके बराबर में सेनेटर आसिफ करमानी साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कल क्या होगा, उनको मानेंगे या नहीं। और फिर हम आपको ट्रेंड्स के बारे में भी बताएंगे। इमरान खान के 2 दिलचस्प ट्वीट, एक उन्होंने गायब कर दिया, एक रिटेन कर लिया। अब कोर्ट का फैसला जो भी हो, सियासतदानों के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी कोर्ट ने पैदा कर दी है। बार बार मामला सियासतदानों की तरफ भेजा जाता है, इस बात से कतई नज़र के पार्टी एफिलिएशन क्या है, पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जवाब आगे से नहीं आता। अब कल को कोर्ट कोई ऐसा फैसला कर दे जो जमातों को कबूल ना हो तो फिर एतराज़ भी कोर्ट पर ही होगा। तो सियासतदानों के लिए वाक़तन पाकिस्तान में इस मसले ने कोई बहुत बड़ी शर्मिंदगी का समा पैदा कर दिया है या अमूमी मामलात है, इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर पॉलिटिशियन कमर ज़मान कारा साहब जो मुशीर हैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। सेनेटर आसिफ करमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। कारा साहब, विदाउट फर्दर अडू, अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछ लूँ कि कोर्ट का जो भी फैसला आए,
हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टियों को कंसल्ट नहीं किया या आपसे रास्ता नहीं मांगा, रास्ता उनको मिला नहीं। शुक्रिया तलत साहब। पहली गुजारिश तो यह है कि अदालत ने फैसला करना है सुओ मोटो पे, कानून देख के, आइन देख के, और आइन की कई सारी शिकें हैं जिसके ऊपर बहस यकीनन हुई है। लेकिन अदालत ये मामला सियासी जमातों से क्यों पूछ रही है? अदालत ने अपनी मुआवनत के लिए वकला जमातों ने भेज दिए, अपना मौक़िफ़ दे दिया, अदालत ने सबको सुन लिया। बस अदालत ये चाहती है कि जमातें उन्हें रास्ता दें, तो फिर वो जमातों की तरफ पहले ही कर देते। जमातें तो पहले भी कह रही थी। अदालत ने सुओ मोटो लेते हुए खुद एक रास्ता खुद चुना है, और उसके ऊपर ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। ये मौक़िफ़ तो अब अगर आप गौर करें तो जज साहिबान के अंदर से भी उठा कि जी क्या इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए, क्या ये बेंच इस तरह बनना चाहिए, और कई सारे सवाल और कि क्या जो असम्बलियाँ जब तोड़ी गई थी क्या वो आइनी कानूनी तरीका था। ये भी जज साहिबान ने सवाल उठाए हैं, और मैं तवक्को करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो कल फैसला सुनाते हुए इन सवालात का जवाब जो अदालत के अंदर बार की तरफ से भी आया, लेकिन ख़ास तौर पे बेंच की तरफ से उठाया गया, इसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। सुबह की जमातों की कैसे, जमातों ने तो कह दिया कि जिनका काम है वो अपना करें। ऐलान अगर मैं अगर वजाहत कर दूं, कायरा साहब वजाहत कर दूं, और वो उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा। मैं वजाहत कर दूं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, सुओ मोटो लेने की नौबत ही क्यों आई? नौबत इसी वजह से आई ना कि कोई आइनी, कोई मशावरती हल आप नहीं तलाश कर पाए। आपसे मुराद आप ज़ाती तौर पर नहीं, या किरमानी साहब ज़ाती तौर पर नहीं, सियासतदान कुल्ली तौर पर एज एन एंटिटी, तो तभी सुओ मोटो लेना पड़ा। इंतखाबात तो करवाने हैं ना, और दूसरा ये अदालत का मामला थोड़ी है, अदालत ने थोड़ा इलेक्ट होना है, ये तो आप लोग ने इलेक्ट होना है ना। गुजारिश नहीं तलत साहब, देखिए गुजारिश ये है कि यहाँ पे भी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि सियासतदानों में से भी कौन, यानी हम तो बार बार कह रहे थे कि हुजूर आइए बैठ के बात करते हैं, कोई कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करते हुए मुल्क के मसाइल का हल निकालते हैं। वो कौन है जिसने सारा कुछ इस सारे जकड़बंद में सब फंसा के रख दिया? ये जो क्राइसिस क्रिएट किया किसने? ये डेडलॉक क्रिएट किया किसने? कौन है जो कहता है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा? कौन है जिसको जो अदालतों की बात भी नहीं सुनता? कौन है जो किसी मुखालफ सियासी जमात को, उनके भी मैंडेट है, वो किसी और जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो उसके साथ चला जाए उसके सारी डकैतियाँ भी माफ़ हैं, कत्ल भी माफ़ हैं, उसको ठीक है। तो वो कौन है जो ये सारे डेडलॉक क्रिएट कर रहा है? उसको अगर आप कंडेम करना चाहें और हमें भी साथ कर दें, हाँ, अगर मेरी जमात इस मामले में हठधर्मी का शिकार है, करमानी साहब की जमात या हमारी हुकूमत है, तो बिल्कुल करिए। लेकिन इस सारे कज़िये में जो बंदा, जो जमात इस सारे डेडलॉक को क्रिएट करने में और किसी से ना मिलने में और किसी तरफ ना चलने में और गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करने में, अदालती असम्बलियाँ तोड़नी है, वो भी एक जमात का सरबराह कैसे हुकूमत हुक्म दे सकता है? चीफ मिनिस्टर को जो आइन का तकाजा है वो ये है, जो एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि उन्होंने एक रास्ता रखा कि अगर असम्बली या हुकूमत चलानी मुमकिन न रहे, असम्बली या हुकूमत चलानी मुमकिन न रहे, तो फिर चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर व्हाटसोएवर द केस भी वो असम्बली डिसॉल्व करने का हुक्म दे सकते हैं। ये उसकी चॉइस तो नहीं है, ये उसकी ख्वाहिश तो नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं किरमानी साहब के पास आपने जो तकरारी अंदाज के अंदर ये कहा कि कौन है, उसी से सवाल बना के मैं किरमानी साहब के पास चला जाता हूँ। किरमानी साहब, ये कौन है? ये वो है जो आपको कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। ये वो है जिसके साथ बैठ के आपने इलेक्शन की रिफॉर्म्स का मामला तय करना है, भले वो तय करे या ना करे। ये आपका बुनियादी तौर पर पेटी भाई है, यानी सियासतदान है, आप उसको ओन करें या ना करें। तो अगर वो कहता है इंतखाबात करवाएं, तो किरमानी साहब, आपकी जमात का जो गवर्नर है पंजाब के अंदर, वो तो कहता है जी कि मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं, मैं क्यों इंतखाब करवाऊं? तो पार्टी की डायरेक्शन तो यही है ना जी कि इस मामले को तूल दें कि नहीं। शुक्रिया तलत साहब। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आपने जैसे अभी फरमाया पहले कि ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम अपने सियासी मामलात अदालतों में लेकर जाएं, नंबर 1। लेकिन जैसे यहाँ कहा गया, आपने भी फरमाया, मोहतरम कायरा साहब ने भी, कि वो कौन है जिसने इस मुआशरे में
इतनी सियासी पोलराइजेशन पैदा कर दी। और सियासत तो नाम है डायलॉग का, सियासत तो नाम है फ्लेक्सिबिलिटी का। जो शख्स ये कहता है कि मैं तो मोदी से बात करने को तैयार हूं लेकिन मैं इन लोगों से बात करने को तैयार नहीं हूं, उस शख्स से क्या बात की जाए। और जहां तक आपकी ये बात आ गई, मैं समझता हूं और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने भी ये कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब जो बॉल है दैट इज इन सुप्रीम कोर्ट में है। अब वो जो फैसला करेंगे, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो आइन से बाहर नहीं जा सकती, और आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमारी जमात तो कल भी मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इलेक्शन मोड में हैं, जा चुके हैं। तो हमें तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं साहब। अब मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा आप पर वाज़ेह है, उन्होंने ये नहीं कहा इलेक्शन मोड में, उन्होंने ये भी कहा कि पहले नवाज शरीफ से जो ज्यादतियां हुई हैं उनका तदारुक होगा, पहले जो इंसाफ का तराजू है वो बराबर होगा, पहले जो कुछ हुआ वो इलेक्शन उसके बाद होगा। तो वो तो कह रही है कि सारा कुछ होगा फिर इलेक्शन होगा। तलत साहब, वो जो कह रही हैं वो भी दुरुस्त कह रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद में 1 तारीख थी और उसके बाद आने वाले दिनों में उनकी 2 तारीखें थीं, लेकिन उनकी सहूलत के लिए आज ही उनको जमानतें दी गई और उन्होंने जमानतों की हैट्रिक मुकम्मल की। आज 3 जमानतें वो लेके गए। तो जब एक फरीक को आप इतना एक्सपीडाइट करते हैं तो क्या नवाज शरीफ के जो केसेस थे वो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में खत्म नहीं हो सकते? जबकि वो एक झूठे केस थे और अब रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं, जो गवाहियां लोगों की आ गई हैं कि किस तरह नवाज शरीफ और उसके खानदान को जुल्म का निशाना बनाया गया। However, फिर आप फौरी इलेक्शन नहीं चाहते ना? तो किरमानी साहब, फिर आप फौरी इलेक्शन नहीं चाहते ना? आप चाहते हैं ये तमाम मामला तय हो, तो फिर वो इमरान खान का आर्गुमेंट ठीक साबित करते हैं ना आपके, वो कहते हैं कि आप डिले कर रहे हैं। 2 महीने तो रहते हैं ना तलत साहब, तो क्या 2 महीने 90 दिन जब पूरे हो जाएं उसमें इलेक्शन हो जाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर उससे पहले हफ्ते 10 दिन में अगर उसको आप फास्ट ट्रैक करना चाहें और एक झूठा केस एक शख्स पे बनाया गया, उसके साथ जुल्म किया गया, उसको रिवर्स कौन करेगा? वो हो सकता है, वो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये आवाजें उठी हैं कि ये सुओ मोटो नहीं बनता था लेकिन लिया गया, तो क्या नवाज शरीफ के खिलाफ जो झूठे केस थे उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाउएवर, जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे मुस्लिम लीग नून जौन सी उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सर कारा साहब, अगर मैं आपके पास वापस आऊँ, ज़ाहिर आप तारीख के तालिब इल्म भी हैं और मैंने आपकी कलेक्शन भी देखी है किताबों की। ये फरमाइएगा, वो किस ज़माने में कहते थे कि यूरोप के अंदर बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि जर्मनी का हम क्या करें, इसके साथ कैसे डील करें। हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वही सिचुएशन बन रही है। अब हम ये डिबेट करते हैं कि इमरान खान का क्या करें, व्हाट टू डू विद इमरान खान। अब कोर्ट क्या ये डिस्टिंक्शन पैदा करे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बात ठीक कर रहे हैं और इमरान खान जो है वो सही नहीं कर रहे हैं? ये तो कोर्ट करेगी नहीं। वो तो कहेगी सियासी मामला था, आपने हमारी तरफ भेजा, अब ये फैसला जैसे तैसे है, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होगी कल आपके लिए। तलत साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि जर्मनी नहीं मानता था तो फिर अल्टीमेटली जर्मनी को मानना पड़ा। वो किस तरह माना था वो भी आपके सामने है, वो भी तारीख का हिस्सा है। अल्लाह ना करे वो कैफियत आए कि फिर उस तरह मानना पड़े। लेकिन गुजारिश ये है कि लेकिन तारीख बड़ी बेरहम है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है तलत साहब कि हमें सियासी जमातों को मिल बैठ के ही रास्ते निकालने होते हैं, सबके मैंडेट का एहतराम करना होता है। हम और मुस्लिम लीग, हम और JUI बड़े इख्तलाफ में रहे, आज भी हमारे बेशुमार पॉइंट्स पे डिफरेंसेस हैं, सख्त किस्म के हैं, लेकिन हम आपस में बैठ के बात करने और वे फॉरवर्ड तलाश करने का रास्ता ढूंढ चुके। अगर कोई बंदा अपने उस इंतखाबी बयानिए जो हकायक पे मबनी नहीं है, उस पे कौम को एक हिस्टेरिया में मुब्तला कर बैठा है, और जिस बंदे को वो चोर और डाकू कहता था सबसे बड़ा, आज उसको अपनी जमात का सदर बना के कहता है उसके सारे गुनाह धुल गए और बाकियों से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो फिर मैं तो पूछूंगा ना वो कौन है। अब आगे बढ़िए। आइन का तकाजा है कि 90 रोज़ में इंतखाब होने, ये एक आर्टिकल है, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है इस पर। दूसरा एक आर्टिकल ये भी है कि इस मुल्क के अंदर इंतखाब जो होते थे उनमें धांधली होती थी, उनमें इंतखाबी अमल में खर्चात बहुत होते थे। तो फैसला किया गया कि एक तो इंतखाब एक दिन होगा और दूसरा शफाफियत के लिए कि इंतखाब जब भी होगा केयर टेकर गवर्नमेंटें बैठेंगी ताकि इंतखाबी अमल पे वो असरअंदाज ना हो, और उसकी क्राइटेरिया वो भी, ये भी आइन की एक शिक है।
जितनी मुकद्दस वो है इतनी मुकद्दस ये भी है। आज आप ये भी सवाल है, मेरा ख्याल है कि कल चीफ जस्टिस साहब इसका भी कोई जवाब ज़रूर देंगे कि अगर आप 90 दिन के अंदर ये इंतखाब करा देते हैं जो कि कराने हैं, आइन कहता है, तो फिर एक हुकूमत बन जाएगी यहाँ पंजाब में भी और जीबी में भी। किस जमात की बनती है? इत्तेहाद की बनती है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के इकट्ठे JUI बनाते हैं या इमरान खान साहब बनाते हैं, जो हुसोएवर। और उसके 2-4 महीने बाद फिर मुल्क के अंदर आम इंतखाब फिर होता है, 2 सूबों के सूबाई और पूरे मुल्क के कौमी इंतखाब होते हैं। मरदमशुमारी तब तक मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, नए तकाजे होंगे। लेकिन एक बात और बड़े फंस जाएगी और वो आईनी तकाजा है कि जब इलेक्शन होगा तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। आज तो सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंटें हैं ना, कल वहाँ भी होंगी। कैसे होगा ये? कैसे करा पाएंगे ये? क्या वहाँ पे आप उन गवर्नमेंटों को सस्पेंड करेंगे और वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंटें बिठाएंगे? क्या करेंगे? क्यों कोई हल है? आज एक सवाल ये भी है कि सूबाई इलेक्शंस है, मरकज़ में हुकूमत किसी और की है, वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो जो हमारा आइन का फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि एक हुक्मरान ऐसा भी आएगा जो कोई रास्ता निकालने को तैयार नहीं होगा, बल्कि वो आए दिन कोई ना कोई नया डेडलॉक बना के कौम के सामने रख देगा। कभी वो खारजा पॉलिसी को डेडलॉक में ले जाएगा, कभी वो इकोनॉमी को डेडलॉक में ले जाएगा, कभी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को डेडलॉक में ले जाएगा और कभी आइन को डेडलॉक में ले जाएगा, कभी फौज के साथ लड़ेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान में किसी ने कभी इलेक्शन कभी ये भी चीज़ नहीं देखी होगी कमरुज़्ज़मान कायदर साहब के एक चीफ जस्टिस ऐसा आएगा जो ये बताएगा कि इंतखाबात कब होने हैं। हालांकि इंतखाबात का तमाम मामला इलेक्शन कमीशन ने तय करना है और आइन ने तय करना है। आपने सही फरमाया कि आइन के अंदर इन तमाम मामलात का कोई सोल्यूशन नहीं है। बट लेट मी टेक योर पॉइंट टू किरमानी साहब। किरमानी साहब, बात को ख़त्म करें। देखिए, आप कहते हैं आपकी पार्टी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तैयारी के मोड में है और आपने बेहतरीन काम भी किए हैं। इमरान खान को आपकी जमात फितना भी कहती है, बार बार दोहराते हैं आप पंजाब में इंतखाबात करवाएं और उसके बाद आपकी हुकूमत आ जाएगी और उसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, हुकूमत आपकी होगी, तो सत्ते खैरा। तो आपको क्या मसला है? आपको तो बड़ा सियासी एडवांटेज है, जिस मसले की तरफ कायरा साहब ने इशारा किया उसमें पॉसिबिलिटी भी है। तो आप होने दें इंतखाब, कोर्ट को कह दीजिए कि जो मर्जी डेट दे दें, 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाएं और हम तैयार हैं। देखिए तलत साहब, मैंने तो अर्ज किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 90 डेज में अगर इलेक्शन होते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब क्या फैसला आता है, कल कोर्ट किस तरफ जाती है, ये हम तो कुछ नहीं कह सकते। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 90 दिन की एक बाकायदा फ्रेमवर्क दिया हुआ है आइन में और उसको फॉलो करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है, मुझे उम्मीद है कि वो आइन की तशरीह करेगी। उसके पास आइन में रद्दोबदल करने या उसको चेंज करने का तो कोई है नहीं उसके हाथ में इख्तियार। तो जो फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे और उम्मीद मैं करता हूं कि जो फैसला आएगा वो आइन और कानून की रोशनी में आएगा। और जिस तरह आज मैंने ये भी मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह एक रिवायत और ये एक नया ट्रेंड इस मुल्क में शुरू किया गया है कि आप जत्थे लेकर अदालतों पे चढ़ दौड़ो और जाकर कैसको कहते हैं वहां तोड़ फोड़ करो, तो मैं तो उसकी भी मजम्मत करता हूं। जो आज इस्लामाबाद में आपने देखा जो हुआ, जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे इमरान खान साहब एक जत्था लेके हमलावर हुए हैं और उस पे तो मैं समझता हूं कि जो अदालत का एक डेकोरम होता है, एहतराम होता है, उसको मजरू किया उन्होंने, उस पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये सारा जाके वहां एक तरह की अदालत के तकद्दुस को पामाल किया, चले इसके ऊपर मजीद बहस करेंगे बाद में कि अदालत का तकद्दुस भी है और जजेस का तकद्दुस भी है, दोनों की तकरीम करनी चाहिए। लेकिन अब जो कल फैसला आएगा कायरा साहब और किरमानी साहब, आपको मानना पड़ेगा। बॉटम लाइन इज दिस, लेट्स सी वेदर दैट हैपेंस और नॉट। ट्रेंड्स एंड ट्वीट्स आ रहा है कप्तान इस्लामाबाद, इमरान खान ज़रूरी है और अभी ये ट्रेंड चल रहा है। 2.5 लाख के करीब ट्वीट्स इसके ऊपर हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ इसको चला रही है ये ट्वीट और किए जा रहे हैं बेतहाशा, और आप समझें कि बारिश हो रही है ट्वीट्स की। ट्रेंड जो है वो छलांगे लगा रहा है। इमरान खान की अदालतों में पहुंचने और वापसी के वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं। उसके बराबर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब आ रहा है।
फॉरेन फंडेड घड़ी चोर। इमरान खान का एक मीम भी बनाया हुआ है और लिखा है कि सनद याफ्ता मुजरिम है, और उसके ऊपर भी हज़ारों ट्वीट हो चुके हैं, बल्कि 1 लाख के करीब अभी तक ये ट्वीट हो चुके हैं। मरीम औरंगज़ेब ने हैशटैग में ये बैनर ट्वीट किया जिसका मैंने जिक्र किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का हमने जिक्र किया, उनकी तरफ से जो एतराज़ात उठाए गए कि बेंच बनते कैसे हैं, केसेस लगते कैसे हैं, वो भी ट्रेंड चल रहा है। कुछ हज़ारों ट्वीट्स इसके ऊपर भी हुए हैं, लेकिन ज़रा लो ट्रेंड है। इमरान खान ने 2 ट्वीट किए, और जब उन्होंने देखा कि उनका कितना ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है तो उन्होंने ट्वीट किया जिसके अंदर वो वीडियो जिसके अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे तोड़ के जियाली अंदर जा रहे हैं, उसको उन्होंने जुनूनी पैशनेट वेलकम का जिक्र किया। ट्वीट करने के बाद ये फिर डिलीट कर दिया। जो वीडियो थी, जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, उसको स्टिल करके तस्वीर में तब्दील कर दिया और जुनूनी का लफ्ज़ निकाल दिया। तो इमरान खान ने पहला ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि वो कितने खुश हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हुआ। एक ट्वीट जो इमरान खान की तरफ से नहीं हुआ वो उन वर्कर्स के हवाले से नहीं हुआ जो उनकी गाड़ी पर चढ़े हुए अपनी जुनूनियत के अंदर सड़क पर जा गिरे। अगर इसके ऊपर भी ट्वीट कर देते और कहते कि मुझे कितना दुख है कि आप मेरी गाड़ी पर से गिर गए तो कितना अच्छा होता, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान है, जब उनका मकसद और मंजिल सामने हो तो लड़के और वर्कर पीछे गिर रहे हों या गाड़ी के सामने गिर रहे हों, उनकी गाड़ी नहीं रुकती।